हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। जो दोस्तों क्वेश्चन या तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एनटीपीसी, डीएमआरसी, यूपीआर वेनेल, एचएल, बोरिंग टेक्नीशियन, इसरो एंड अदर टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 40 है। अगर इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतः दहन इंजन में, इंटरनल कंबक्शन इंजन यानी कि आईसी इंजन, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल यानी कि गैस को मिलाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोरेटर, ऑप्शन बी है चौक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी है सिलेंडर। तो अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा और पेट्रोल को मिलाता है? तो दोस्तों वह कौन हो जाएगा? तो कार्बोरेटर इसको यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर, जो सेल्फ स्टार्टर होता है मोटरों में, का पिनियन गियर किससे मैच होता है? ऑप्शन ए है वाल्व गियर से, ऑप्शन बी है क्रैंक गियर से, ऑप्शन सी है कैम गियर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिंग गियर से। तो जो स्टार्टर सेल्फ स्टार्टर मोटर होता है दोस्तों, वह पिनियन गियर जो उसका किससे मैच करता है? तो वह क्रैंक शाफ्ट में लगे फ्लाईव्हील से या फिर डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट से मैच करता है। अगर बड़ी इंजन है तो उसमें फ्लाईव्हील आती है तो फ्लाईव्हील से मैच करता है, नहीं तो छोटे इंजनों में डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट से मैच करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? तो क्रैंक शाफ्ट नहीं दोस्तों, क्रैंक गियर वही जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेप ड्रिल साइज रिक्वायर्ड फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड इज, यानी कि M10 का डायमीटर है और इंटू 1.5 थ्रेड है उसका, के लिए आवश्यक टेप ड्रिल साइज क्या होता है दोस्तों? तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन? तो 8.50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विंड वेन के अनुसार। यानी कि वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा नापी जाती है दोस्तों? तो वह नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है चूड़ी की पिच, ऑप्शन बी है कोण, ऑप्शन सी है शाफ्ट का व्यास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है समतलता। तो दोस्तों प्लग गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्लग गेज का उपयोग किया जाता है व्यास को चेक करने के लिए। तो किसका व्यास दोस्तों? तो शाफ्ट का व्यास चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनविल एक फोर्जिंग टूल है, इस पर गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है। इसकी सहायता मतलब इसकी सतह हार्ड होती है, मतलब कौन सा सतह इसकी हार्ड होती है? यानी कि एनविल एक फोर्जिंग टूल है। एनविल एक फोर्जिंग टूल है दोस्तों, तो वह इसको गर्म धातु की फोर्जिंग की जाती है, तो इसकी सहायता इसकी कौन सी सतह हार्ड की रहती है? तो दोस्तों इसका कौन सा सतह हार्ड किया रहता है? तो इसका वर्किंग फेस हार्ड किया रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्जिंग शॉप में दोस्तों एनविल का प्रयोग किया जाता है, और जो इसकी बॉडी होती है वो माइंड स्टील या रॉट आयरन की कास्टिंग करके बनाई जाती है, और इसके ऊपर दोस्तों एक टूल स्टील की प्लेट को हार्ड और टेम्पर करके वेल्ड कर दी जाती है, जिससे इसे इसे ही दोस्तों यह फेस कहते हैं। जो टूल स्टील की प्लेट होती है उसे फेस कहते हैं, ऊपर लगा दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ए 1 2 3 और 4 है, और ए बी सी डी है, इन सभी का मिलान करना है दोस्तों।
तो पहले में दिया है भारी पार्टों की सरफेस हार्डनिंग के लिए उपयुक्त। भारी पार्टों के भारी पार्टों के सरफेस हार्डनिंग के लिए उपयुक्त क्या होता है दोस्तों? तो भारी पार्टों के लिए सबसे सरफेस हार्डनिंग के लिए उपयुक्त क्या होता है? तो इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों जो भारी पार्टों के सरफेस हार्डनिंग के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, वह क्या होता है? तो वह फ्लेम हार्डनिंग होता है, यानी कि सी का कौन सा सही हो जाएगा? तो सी का पहला। और दोस्तों दूसरा है लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। जो लो कार्बन स्टील होती है उसकी लो कार्बन स्टील की बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ए में इंडक्शन, नाइट्राइडिंग, फ्लेम, कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों जो लो कार्बन स्टील में बाहरी सतह में कार्बन की मात्रा जो बढ़ाई जाती है उससे दोस्तों कार्बोराइजिंग कहते हैं, यानी कि डी का जो सही हो जाएगा, यानी कि दो का जो सही हो जाएगा वह डी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों, पार्ट को हार्ड करने के लिए उसे मफल फर्नेस में चैम्बर में रखकर गर्म करके अमोनिया गैस तब तक गुजारी जाती है जब तक कि तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। यानी कि पार्ट को हार्ड करने के लिए उसे मफल फर्नेस में चैम्बर में रखकर गर्म करके अमोनिया गैस तक गुजारी जाती है जब तक कि पार्ट का तापमान कितना 150 डिग्री तक पहुंच न जाए। दोस्तों यह किस कैटेगरी में आएगा? तो यह नाइट्राइडिंग विधि है दोस्तों, यह नाइट्राइडिंग विधि है। तो कौन सा सही है? तीसरा का कौन है सही? तो तीसरा का बी आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों अब 4 नंबर है, जो 4 नंबर लिखा है, इस प्रक्रिया में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। किस प्रक्रिया में दोस्तों डिस्टॉर्शन नहीं है तथा पार्ट पर पपड़ी नहीं पड़ती है? किस प्रक्रिया में दोस्तों? तो इंडक्शन हार्डनिंग में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 4 नंबर का। तो इंडक्शन हार्डनिंग में दोस्तों इस प्रक्रिया में डिस्टॉर्शन नहीं होता है और तथा पार्ट पर पपड़ी भी नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो 4 का ए हो जाएगा। तो इसका जो जो कूट है ए बी सी डी में कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टर्निंग उपकरण एक डैश है, यानी टर्निंग उपकरण क्या दोस्तों? टर्निंग प्रक्रिया क्या दोस्तों? तो उपकरण वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण है। जो टर्निंग होती है दोस्तों वो केवल सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण है दोस्तों। अगर वही दोस्तों अगर इसकी जगह पे रिमिंग अगर प्रक्रिया पूछता तो रिमिंग दोस्तों मल्टी पॉइंट कटिंग उपकरण है। और दोस्तों फाइल भी जो है वह मल्टी पॉइंट कटिंग उपकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन वाशर की मोटाई, जो प्लेन वाशर होता है उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है दोस्तों? प्लेन वाशर की मोटाई कितनी रखी जाती है? तो प्लेन वाशर की मोटाई जो रखी जाती है डायमीटर अपॉन 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप जोड़ को धरती की सतह से नीचे जहां दाब और कंपन कम होता है, यानी कि एक पाइप जोड़ है जो धरती की सतह के नीचे जहां दाब और कंपन कम होता है को ढलवा लोहा पाइप को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? तो स्प्रिंगॉट व सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, यानी कि कौन? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्प्रिंगॉट व सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइलिंग इज फॉलोड बाय, यानी कि फाइलिंग या घिसाई जो बोलते हैं, फाइलिंग या घिसाई के बाद डैश, यानी कि किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों? फाइलिंग के बाद क्या किया जाता है? तो फाइलिंग के बाद दोस्तों स्क्रैपिंग प्रक्रिया की जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धांत रूप में इनलेट वाल्व खुलता है, यानी कि यह जो दिया हुआ है यह सिद्धांत है एक, वह किस रूप में इनलेट वाल्व जो इंजन होता है उसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं। इनलेट वाल्व एयर को अंदर लेने के लिए और एग्जॉस्ट वाल्व बाहर करने के लिए, जो फ्यूल जला हुआ फ्यूल और वायु को मिश्रण को बाहर करने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व, और इनलेट वाल्व वायु को अंदर लेने के लिए। तो सिद्धांत रूप में इनलेट वाल्व खुलता है, कब खुलता है दोस्तों? इनलेट वाल्व कब खुलता है? तो यानी कि टॉप डेटम सेंटर जब होता है, जब पिस्टन अपने टॉप पे रहता है, टॉप डेट सेंटर पे जाता है जब पिस्टन, तब इनलेट वाल्व खुलता है, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा? टॉप डेट सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर
TDC। TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, और दोस्तों यहाँ पे BDC दिया है यानी कि बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं। सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? सिलेंडर में जो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एग्जॉस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी है मफलर, ऑप्शन सी है क्वेंचिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो सिलेंडर में जो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है उस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं क्वेंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मशीन की दक्षता अधिक होती है हो तब क्या कम होना चाहिए? जो मशीन की दक्षता अधिक होती है चाहे होती हो तब क्या कम होना चाहिए दोस्तों? क्या कम होना चाहिए? तो इसकी जब मशीन की दक्षता जब अधिक रहती है तो उसमें हानि कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया है। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर केबल को टुकड़ों में बांटना, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतिम छोर को अलग करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो छोरों को फ्यूज करना, या फिर ट्रेच में ऑप्टिकल केबल को खींचना। तो स्प्लाइसिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यह प्रक्रिया कहलाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल के दोनों छोरों को फ्यूज करना प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन में यह सेंटीमीटर में दिया है, सभी सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो वो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का क्या चेक होता है? डैश मतलब क्या चेक होता है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का क्या चेक किया जाता है दोस्तों? तो स्क्रू का जो चेक किया जाता है वह पिच की जो डायमीटर होती है उसे चेक किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से उसके जो पिच का डायमीटर होता है उसे चेक किया जाता है। और दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के स्पेंडल का जो सिरा होता है, स्पेंडल का जो सिरा होता है वह फ्लैट ना होकर के दोस्तों, जैसे जो माइक्रोमीटर का इसमें और साधारण में फ्लैट होता है ना, ऐसे वो फ्लैट ना होकर के इसमें शंक्वाकार बना होता है, कोई कोनिकल बना होता है, तथा जिसमें दूसरे सामने वाले सिरे में इस टाइप का बना होता है दोस्तों, जो V ग्रुप होता है। और इसका जो एंगल होता है दोस्तों वह 60 डिग्री होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में को चेक किया जाता है। इसका जो एंगल कितना होता है? तो V थ्रेड का 60 डिग्री होता है। इसका दोस्तों 60 डिग्री एंगल होता है। और इसमें जो डायमीटर चेक करता है वह इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ इस पॉइंट तक के बीच को पिच डायमीटर चेक करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? पदार्थ की वह विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो उसे जाना जाता है लचीलापन। किसमें? तो लचीलापन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लचीलापन। और दोस्तों तन्यता, जो ऑप्शन ए में है तन्यता में दोस्तों
वह गुण, तन्यता में दोस्तों वह इस गुण के कारण धातु को तार के रूप में लंबा किया जा सकता है। तन्यता के कारण दोस्तों धातु को तार के रूप में लंबा किया जा सकता है। और दोस्तों प्लास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है प्लास्टिसिटी, दोस्तों प्लास्टिसिटी वह गुण है जो मतलब कि किसी इस अवस्था में मेटल को किसी भी आकार में बदला जा सकता है। जब कोई भी आकार परिवर्तन होता है तो वह प्लास्टिसिटी अवस्था से ही परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। कठोरता जो दोस्तों, तो किसी नर्म धातु को जो कठोरता है वह किसी भी नर्म धातु को कठोर करना ही कठोरता कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एनीलिंग एक विधि है। एनीलिंग एक विधि है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। किस में ठंडा किया जाता है दोस्तों? तो उसे एनीलिंग एक विधि है जिसमें स्टील के अपर क्रिटिकल तापमान पर से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। लगभग दोस्तों कितना अधिक तापमान पर? तो लगभग 50 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उससे उसे ठंडा किस में किया जाता है? तो राख या रेत में ढककर ठंडा कर दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को कटर को डैश के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में रखा जाता है? वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को दोस्तों कटर को किसमें? तो स्पेंडल के रूप में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के स्प्रिंग टेंसाइल लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं? जो टेंसाइल लोड होता है उसके लिए किस प्रकार का स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो टेंसाइल लोड के लिए किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? तो हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। आमतौर पर वाइपर जोड़ किसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? वाइपर जोड़ दोस्तों किसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीड पाइप जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है स्टील पाइप जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है रबर पाइप जोड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक पाइप जोड़ने के लिए। तो वाइपर जोड़ किसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो लेड पाइप जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब की समतलता को फिनिश देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जॉब की समतलता को फिनिश देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सुपर स्मूथ फाइल, ऑप्शन बी है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन नंबर सी है स्क्रैपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जॉब की समतलता को फिनिश देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसका प्रयोग किया जाता है सुपर स्मूथ फाइल, यानी कि सुपर डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर हेड निम्न के बने होते हैं। इंजन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें दो पार्ट मुख्य होते हैं। जो ऊपर का एक सिलेंडर हेड होता है और एक नीचे का होता है वह सिलेंडर ब्लॉक होता है। तो वह सिलेंडर हेड किससे बने होते हैं? तो बने होते हैं दोस्तों किससे? तो कास्ट आयरन और एल्युमिनियम से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्टर में पिछले पहिए में दिए गए स्प्रिंग होते हैं। जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें पिछले पहिए में कौन सी स्प्रिंग दी जाती है? ऑप्शन ए है हेलिकल स्प्रिंग, ऑप्शन बी है कॉइल स्प्रिंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हेलिकल एवं लीफ स्प्रिंगों का संयोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रैक्टर के पिछले पहियों में स्प्रिंग कोई नहीं दी जाती है, वो डायरेक्ट कमानी से अटैच रहता है। वो डायरेक्ट बॉडी से उसका अटैच रहता है। इसमें कोई स्प्रिंग कमानी प्रयोग नहीं किया जाता है ट्रैक्टर में। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनों के स्टैटिक टेस्ट में डैश मशीनों को चला कर देखा जाता है, मशीनों को चलाया नहीं जाता है, मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस अलाइनमेंट और समानता चेक की जाती है, या फिर उत्तर तो कोई नहीं।
उपरोक्त में से नॉन ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा कि मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समांतरता चेक की जाती है किस विधि के द्वारा, तो स्टैटिक टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत्त तंत्र क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। ऊष्मागतिकी की वह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले संवृत्त तंत्र या क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है दोस्तों। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो समआयतनिक प्रक्रिया, यानी कि ऊष्मागतिकी की वह प्रक्रिया को समआयतनिक प्रक्रिया कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले समृद्ध तंत्र क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नैरो रूल, ऑप्शन बी है श्रिंक रूल, ऑप्शन सी है हुक रूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शॉर्ट रूल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का प्रयोग दोस्तों पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है, और इस रूल का जो थोड़ा सा जो साइज होती है रूल की साइज, वो अन्य रूल से स्टैंडर्ड रूल से थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेटल, यानी किस मेटल की हमें मेजरिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें श्रिंक रूल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों अगर कास्ट आयरन है, अगर दोस्तों कास्ट आयरन है, अगर उसकी हमें चेकिंग करनी है, मेजरिंग करनी है, तो दोस्तों वह अन्य स्टील रूल से 1% अधिक बड़ा रहता है। वह इसलिए दोस्तों, और जो स्टील में रहता है, स्टील में दोस्तों स्टील में रहता है 2.1% तक बड़ा होता है अन्य मेजरिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, और जो एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और अन्य के लिए 1.6% बड़ा होता है स्टैंडर्ड रूल्स के अनुसार। और वो दोस्तों इसलिए बड़ा होता है कि गर्म जॉब पे मेजरिंग करते समय जब जॉब ठंडा आता है तो थोड़ा सिकुड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है। वर्नियर माइक्रोमीटर दोस्तों माइक्रोमीटर नहीं है, केवल वर्नियर इसमें जुड़ा हुआ है। जब वर्नियर किसी भी माइक्रोमीटर में जुड़ जाएगा तो उसकी माप और अति सूक्ष्म हो जाती है, यानी कि माइक्रोमीटर द्वारा अगर हम देखें, माइक्रोमीटर द्वारा हम कितनी माप ले सकते थे, तो 0.01 mm, यानी कि कितना, तो 10 माइक्रोन। ये कितना माइक्रोन हो जाएगा, तो 10 माइक्रोन हो जाता है। अगर यही दोस्तों अगर वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा हो जाता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर बदल जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तब जब वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा माप लिया जाएगा तो 0.001 mm, यानी कि यह कितना हो जाएगा, तो यह 1 माइक्रोन हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही इसका लिस्ट काउंट भी दोस्तों, ऐसे वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा जो कम से कम माप ली जाती है वही उसका लिस्ट काउंट होता है। तो आप ये मत भूलिएगा कि वर्नियर कम से कम जो माप ली जाती है वही उसका लिस्ट काउंट भी होता है, और वही इसका कम से कम माप भी होता है, यानी कि इसका वर्नियर माइक्रोमीटर का तो 0.001 mm होता है, जिसको दोस्तों कभी कभी माइक्रोन में पूछ देता है। तो माइक्रोन में कितना, तो 1 माइक्रोन। और दोस्तों अगर केवल बस माइक्रोमीटर का पूछे तो वह 0.01 mm होता है, और वह दोस्तों माइक्रोन में अगर पूछता है तो कितना, तो 10 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के खरोच टूट फूट अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण डैश कहते हैं। प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है कठोरता, भंगुरता, चिमड़ापन, या फिर दृढ़ता। तो उसको क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। धातु के खरोच टूट फूट अपघर्षण तथा प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को हार्डनिंग करते समय
स्टील को हार्डनिंग या फिर हार्ड करते समय उसे आवश्यक तापमान पर कुछ समय स्थिर रखा जाता है, जिसे सोकिंग समय कहते हैं। यह रखा जाता है तो कितने समय के लिए, कितने अकॉर्डिंग टू प्लेट की मोटाई और उसके अनुसार समय निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 mm मोटाई के लिए 5 मिनट, ऑप्शन बी है 20 mm मोटाई के लिए 2 मिनट, ऑप्शन सी है 2 मिनट मोटाई के लिए 20 मिनट, या फिर 5 mm मोटाई के लिए 10 मिनट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कि 10 mm मोटाई के लिए 5 मिनट समय लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोकिंग समय इसी को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग पहिए का ग्रेड 0 से एच प्रतिनिधि करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्राइंडिंग जो पहिए का ग्रेड ए से लेकर एच तक प्रतिनिधि करता है। किसका प्रतिनिधि करता है दोस्तों? तो वह करता है पहिया जिसमें अपघर्षी ग्रेन्स को आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। दोस्तों इसको आसानी से द व्हील फ्रॉम विच एब्रेसिव ग्रेन कैन बी इजिली डिसॉल्व, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, ग्राइंडिंग पहिए को ऐसे एच तक प्रतिनिधि जो करता है उसको क्या किया जाता है, तो उसे आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ए से एच तक ग्राइंडिंग पहिए को 3 ग्रेड में बांटा गया है। ए से लेके एच तक, एच से लेके यू तक, और भी से लेके जेड तक। तो दोस्तों इसको कितने कितने भागों में, तो ए से लेके जो एच होता है वह सॉफ्ट होता है, उसके बाद यह एच से लेके, या फिर दोस्तों आई हो जाएगा यहाँ पे, आई से लेकर के यू तक वो क्या हो जाएगा, तो मीडियम हो जाएगा। और यह दोस्तों भी से जेड तक वह हार्ड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, बीएसआई के अनुसार टॉलरेंस के कुल ग्रेड होते हैं। बीएसआई के अनुसार टॉलरेंस के कुल ग्रेड होते हैं। बीएसआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार टॉलरेंस के कुल कितने ग्रेड हैं दोस्तों? तो टॉलरेंस के जो ग्रेड हैं वह है दोस्तों 16। कितने हैं? तो 16 ग्रेड हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में जब ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है तब, तो किसमें दोस्तों? तो लैपिंग, बफिंग, होनिंग या फिर सुपर फिनिशिंग में किसमें दोस्तों ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? किसमें किया जाता है? तो होनिंग प्रक्रिया में लैपिंग, बफिंग और सुपर फिनिशिंग की प्रक्रिया की से ज़्यादा मात्रा में इस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होनिंग प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, नाइफ एज फाइल यानी कि जिसको रेती बोलते हैं का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो नाइफ एज फाइल होता है उसका उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? नाइफ एज फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो वह की वर्क कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, वाल्व सीट होते हैं। वाल्व सीट जो होती है वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी है यह एक हिस्सा जो वाल्व में लगता है, ऑप्शन सी है सिलेंडर हेड में लगने वाला एक पार्ट जिस पर वाल्व बैठता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना यहाँ जहाँ वाल्व बैठता है। तो दोस्तों सीट, वाल्व सीट क्या होती है? तो वाल्व सीट दोस्तों उसे कहते हैं सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई, सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहाँ वाल्व बैठता है उसे ही वाल्व सीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, घर्षण
क्लच के साथ, घर्षण क्लच के साथ क्या करता है तो दोस्तों स्मूथ एडजस्टमेंट करता है, सरल और समान रेगुलेटिंग, स्थिर और असमान अरेंजमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो घर्षण क्लच के साथ क्या क्या कार्य करता है तो दोस्तों उपयुक्त सभी काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क स्टडी इज मेनली एम एट, यानी कि कार्य अध्ययन मुख्य केंद्रित है। कार्य अध्ययन जो होता है वह मुख्य रूप से किस पे केंद्रित रहता है दोस्तों तो दोस्तों कार्य अध्ययन जो केंद्रित रहता है वह केंद्रित रहता है कार्य का मानक समय एवं मानक विधि विकसित करना। जो कार्य एकदम उसका फोकस मेन फोकस किस पे रहता है तो कार्य का मानक समय एवं मानक विधि विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष पूछ रहा है तो प्रकाश वर्ष क्या होता है तो दोस्तों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही दोस्तों क्या कहते हैं तो प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डिवाइडर का साइज लिया जाता है, डिवाइडर का साइज लिया जाता है। डिवाइडर का साइज किससे लिया जाता है दोस्तों तो वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक की दूरी से डिवाइडर का साइज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिवाइडर दोस्तों एमएस प्लेट यानी कि माइंड स्टील या दोस्तों HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। और जो माइंड स्टील के डिवाइडर बनाए जाते हैं दोस्तों उसे केस हार्ड किया जाता है, और जो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं उसे हार्ड व टेम्पर किया रहता है दोस्तों। और सामान्यतः बाजार में दोस्तों 100, 150, 200 mm के लंबाई के ही डिवाइडर मिलते हैं। और दोस्तों इसको नुकीला करने के लिए, डिवाइडर को दोस्तों नुकीला करने के लिए या ऑयल स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। डिवाइडर को नुकीला करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए तो ऑयल स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। वो दोस्तों इसलिए कि अगर ग्राइंडर पे अगर डिवाइडर का अगर ग्राइंडर पर नुकीला बनाने के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा ग्राइंडर का, तो जो डिवाइडर है वह गर्म होने के कारण इसकी जो हार्डनेस है वह समाप्त हो जाती है। जो केस हार्ड और टेम्पर किया रहता है वह दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो इसलिए इसको ऑयल स्टोन से ही इसका नोक बनाना चाहिए। और दोस्तों यह दो प्रकार के होते हैं, जो डिवाइडर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक है रिवेट टाइप और एक स्प्रिंग टाइप होता है। ऑप्शन नंबर कौन इसका सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है। वर्नियर कैलिपर जो है वह किस धातु का बनाया जाता है, फोर्ज स्टील, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। वर्नियर कैलिपर किसका बनाया जाता है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए है तांबा, एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है निकल। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा, जस्ता और निकल यह सब जर्मन सिल्वर में उपस्थित रहता है, एल्यूमिनियम नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन से हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं रहता है। दोस्तों चैनल से जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और दोस्तों अगर जर्मन सिल्वर की बात किया जाए तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकल पाया जाता है। तो जो तांबा का जो प्रतिशत होता है जर्मन सिल्वर में वह कितना होता है तो 60% होता है। और जो दोस्तों जस्ता का प्रतिशत होता है वह दोस्तों होता है लगभग 20%। और उतना ही लगभग दोस्तों निकल का भी रहता है, निकल का भी रहता है 20% तक। तो तांबा कितना 60, जस्ता 20 और निकल 20% मिलके क्या बनता है तो जर्मन सिल्वर बनता है। और एल्युमिनियम इसमें मिक्स नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये ऑप्शन नंबर यह जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मिलान करना दोस्तों ABCD को 1 2 3 4 से मैच कराने हैं। तो ए देखते हैं दोस्तों
और मैच कराने के बाद दोस्तों ये कूट है ABCD, इसमें से जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो तांबे के ऊपर वातावरण प्रदूषण बनती है। जो तांबे के ऊपर जो वातावरण का जो प्रदूषण बनता है दोस्तों, तो वह किसके कारण बनता है? तो दोस्तों या फिर उसका नाम क्या है दोस्तों? तो पटीना तथा पावर केबल। यानी कि तांबे के ऊपर वातावरण प्रदूषण किस क्यों होता है? तो पटीना तथा केबल, पावर केबल में, यानी कि ए का जो हो जाएगा वह 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एल्यूमिनियम एवं उसके अलॉय के साथ एफिनिटी से बनती है। एल्यूमिनियम के इसके अलॉय के साथ एफिनिटी से बनती है। क्या बनती है दोस्तों? तो एल्यूमिना से परत क्या बन से अलॉय से ऑक्सीजन के इलाज से क्या होता है दोस्तों? तो एल्यूमिना से परत बनती है। ऑप्शन नंबर सी है अंडरग्राउंड टेलीफोन केबल के लिए सेट सेटिंग मटेरियल, यानी कि अंडरग्राउंड केबल के लिए सेटिंग मटेरियल क्या होता है? तो लेड पॉलिश तथा रंग को बनाए रखती है। लेड पॉलिश तथा रंग को बनाए रखती है। और जो ऑप्शन नंबर डी है यह लंबे समय तक अपना उच्चता को बनाए रखती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो क्रोमियम और ऑक्सीजन, यानी कि लंबे समय के लिए। तो डी का कौन सा सही हो जाएगा? डी का दूसरा। और सी का है जो दोस्तों वो सी का चौथा। और जो बी का है दोस्तों वो पहला। और ए का जो है वह तीसरा। ए का जो है वह तीसरा। इस हिसाब से जो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग पहिए की संरचना का प्रतिनिधि करता है। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी संरचना का प्रतिनिधि कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है अपघर्षी और बॉन्ड द्वारा घेरानुपातिक दूरी। दोस्तों जो ग्राइंडिंग पहिए की संरचना का प्रतिनिधि करता है यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अपवर्ती और बॉन्ड द्वारा घेरानुपातिक दूरी को प्रतिनिधि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लीयरेंस फिट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लीयरेंस फिट है? ऑप्शन नंबर ए है H7/H6, ऑप्शन बी है H7/P6, ऑप्शन सी है H7/H7, या फिर ऑप्शन नंबर डी है H7/F6। तो दोस्तों क्लीयरेंस फिट कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वह सही आंसर हो जाएगा। क्लीयरेंस फिट इसके ये हो जाएगा। और इंटरफियरेंस फिट तो दोस्तों H7/H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट लैपिंग की अपेक्षा ड्राई लैपिंग में, वेट लैपिंग और ड्राई लैपिंग, लैपिंग दो प्रकार की, एक वेट लैपिंग ड्राई लैपिंग में डैश फिनिशिंग होती है। दोनों वेट लैपिंग की अपेक्षा ड्राई लैपिंग में क्या होता है दोस्तों? तो अच्छी फिनिश होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड की साइज कैसे मापी जाती है? जो हेक्सा ब्लेड होता है उसकी साइज कैसे मापी जाती है? तो दोस्तों इसकी जो साइज नापी जाती है ब्लेड के पिन तथा होलों की दूरी से। दोस्तों अगर ऐसा हेक्सा ब्लेड है तो यहाँ पे जो होल होता है और यहाँ पे जो होल होता है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही हेक्सा ब्लेड की लेंथ हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या सही है? पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन होगा कि एल्युमिनियम इसमें 91% होता है, टिन 2% और कॉपर 7% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब दो शाफ्टों के अक्ष समांतर में नहीं हैं, जब दो शाफ्टों के अक्ष समांतर में नहीं हैं, वे आपस में एक कोण बनाते हैं तथा उन्हें गियर के द्वारा जोड़ना आवश्यक है, तो प्रयुक्त गियर क्या कहलाता है दोस्तों? प्रयुक्त गियर को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त गियर को दोस्तों बेवल गियर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेवल गियर दोस्तों, बेवल गियर का प्रयोग जो बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह ऐसी शाफ्टों पर जो एक दूसरे से झुकी हुई हो परंतु एक ही तल पे ही प्रयोग किया जाता हो। इसमें गियर के फेस को तिरछा बनाया जाता है और इसे दांते तीथ जो है स्ट्रेंथ, स्पाइरल तथा हेलिकल कोई भी हो सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रण करते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बी है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। दोस्तों यह नहीं होगा, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करते हैं परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, यानी कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है दोस्तों, लेकिन परंतु एयर कूलर जो है आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर डी है जो वह दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो इसका दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा एयर, यानी कि इसमें कौन नहीं है, तो वह एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते हैं। दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण दे दिया गया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।